अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज का जो हमारा मौजू है ये आपके उर्दू की जो किताब है, आपकी टेक्स्ट बुक, उसका चौथा मज़मून शमीम अहमद शमीम का लिखा हुआ खाका दीवान मरहूम की याद में। दीवान मरहूम की याद में इस पे आने से पहले मैं आपको शमीम अहमद शमीम के हालात ज़िंदगी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। शमीम अहमद शमीम कश्मीर के रहने वाले थे। शुपियाँ इलाके के एक गाँव से इनका ताल्लुक़ था। इनकी पैदाइश 1934 ईस्वी में हुई और अपने बीए की डिग्री मुकम्मल करने के बाद इन्होंने महकमा इत्तलात में मुलाजमत हासिल की, यानी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में इनकी मुलाजमत हासिल इन्होंने की। तो कुछ अरसा वहाँ पे काम करने के बाद इन्होंने उस मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। यहाँ पे आपके नोट में एक लफ्ज़ शामिल हुआ है, सीमाबी तबीयत, यानी अपनी सीमाबी तबीयत की वजह से इन्होंने उस मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। सीमाबी तबीयत होता है जिसको हम बोलते हैं अनप्रिडिक्टेबल, यानी अभी कुछ दिमाग में आया तो अगले पल कुछ और दिमाग में आया, यानी किसी एक चीज़ पे कायम न रहना, उसको हम सीमाबी तबीयत बोलते हैं। तो वैसी कुछ तबीयत शमीम अहमद शमीम की थी, तो उसकी वजह से इन्होंने उस मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद वो अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ से उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की और वहाँ से आके श्रीनगर अदालत में वकालत करना शुरू कर दिया। तो 1964 ईस्वी में उन्होंने एक हफ्त रोज़ा जो रसाला वो निकालना शुरू कर दिया, वीकली मैगज़ीन, जिसका नाम उन्होंने आईना रखा था। और एक कॉलम आता था इनका चिराग बेग, जो अदब के लिहाज से बहुत ही मशहूर रहा। शमीम अहमद शमीम का जो लिखने का जो इनके अल्फाज का जो इंतखाब होता था, इनके जो जुमलों की तरकीब होती थी, वो इनके जो भी मज़ामीन होते थे, इनकी जो भी तहरीरें होती थी, उसको वो वाज़ह कर देती थी। और शमीम अहमद शमीम की वफ़ात 1980 ईस्वी में होती है, जब इनकी उम्र 45 साल की होती थी। और इनका जो अदब की तरफ रुझान था, इनकी जो ज़हनी सलाहियतें थी, वो उस वक़्त अपने शबाब पर थे, लेकिन उसी वक़्त इनकी वफ़ात हो जाती है। तो दीवान मरहूम की याद में ये खाका जो है, असल में उन्होंने अपने एक दोस्त, जो बहुत ही करीबी, बहुत ही अजीज़ दोस्त रहे हैं उनके, अब्दुल कादिर दीवान, दोस्त और रहनुमा रहे हैं शमीम अहमद शमीम के, उनके बारे में ये खाका उन्होंने तहरीर किया है। उनकी वफ़ात के बाद ये खाका उन्होंने तहरीर किया है। तो इस खाके को असल में उन्होंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। अगर हम पहले हिस्से की बात करें, पहले हिस्से में ये हमें मौत की हकीकत, यानी दुनिया की जो हकीकत है, मौत की जो हकीकत है, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये कह रहे हैं, मुझे इस चीज़ से डर नहीं लगता है कि मौत आनी है, मुझे इस चीज़ से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे इस चीज़ से डर लगता है कि मेरे मरने के बाद मेरे जो अजीज़ अकारिब हैं, मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं, वो मुझे भूल जाएंगे। ठीक उसी तरह से जिस तरह से मैंने अपने मरहूम बाप को बुला दिया, अपने मरहूम भाई या अपने मरहूम दादा या अपने मरहूम दोस्त अब्दुल कादिर दीवान को बुला दिया, उसी तरह से मेरे मरने के बाद ये लोग मुझे भूल जाएंगे। और मुझे अफसोस है कि मेरे मरने के बाद दुनिया की जो ये रहनाइयाँ हैं, ये खूबसूरती हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जब मुझे ये ख्याल आता है, ये तस्वुर जब मुझे आता है, तो उस तस्वुर, ये ख्याल आते ही मैं लरज़ जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ। लेकिन मेरे घबराने से क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे उन्होंने एक शेर तहरीर किया हुआ है, न जाने किन हंसी हाथों ने रखी है बिना इसकी, ये दुनिया लाख बिगड़े इसकी रहनाई नहीं जाती। मतलब मैं परेशान हूँ, मैं हैरान हूँ कि कौन से ऐसे हसीन हाथ, कौन सा ऐसा मुसव्विर है जिसने दुनिया की ऐसी बिनाई, यानी बुनियाद डाली है, ऐसी बुनियाद रखी है कि कुछ भी हो इस दुनिया में, कोई आए कोई जाए, इसकी रहनाइयाँ, यानी इसकी खूबसूरती, उसके हुस्न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो कारोबार है वो चलता रहता है। इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें चली जाती हैं दुनिया से, लेकिन इसके कारोबार पे कोई भी फ़र्क, इसके हुस्न पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। असल में शेर में ये अल्लाह ताला की जो मुसव्वरी का नमूना है, उसकी तारीफ़ करते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो है अब्दुल कादिर दीवान के बारे में, उनके ख़ानदान, उनके आदात इखलाक, उसकी बात करते हैं। तो अब्दुल कादिर दीवान के बारे में लिखते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि ये कौन थे, ये क्या थे, तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि मैं इनका तारुफ़ करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर ये कोई बहुत बड़े सियासतदान होते, कोई बहुत बड़े अदीब, जाने माने अदीब या मजहबी लीडर होते, तो मेरे लिए शायद आसान हो जाता इनका तारुफ़ कराना। लेकिन ये एक गुमनाम शख्सियत थी जिनको सिर्फ अपने कुछ करीबी दोस्त अहबाब जानते थे।
تھے. تو ان کے جو خاندان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ شوپیاں کے کسی رئیس خاندان سے ان کا تعلق تھا جس خاندان میں لڑکیوں اور لڑکوں کا تعلیم حاصل کرنا اس کو معیوب یعنی اس کو برا سمجھا جاتا تھا. تو اس کی وجہ سے عبدالقادر دیوان نے اپنا خاندانی جو کاروبار تھا اس کو سنبھالے رکھا تھا اور دکان پہ بیٹھے بیٹھے ہی میٹرک کے امتحانات پھر ادیب فاضل کے امتحانات پاس کیے تھے. شمیم احمد شمیم کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اگر عبدالقادر دیوان کسی رئیس خاندان میں نہیں بلکہ کسی غریب خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے تو شاید انہیں موقع ملا ہوتا ہے. ان میں جو صلاحیتیں تھیں جو ان کی شخصیت تھی اس کو ابھارنے کا اس کو نکھارنے کا موقع ملا ہوتا. لیکن اب جب کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا اپنی خاندانی روایت اس کو توڑ کے نکلنے کا اور اپنی شخصیت کو نکھارنے کا انہوں نے ارادہ کیا تھا لیکن موت نے انہیں فرصت نہیں دی. تو اس طرح سے ایک بہت بڑی جو شخصیت ہے وہ دب کے رہ گئی. تو شمیم احمد شمیم لکھتے ہیں کہ میرے ادبی ذوق کی جو تہذیب ہے وہ سارا عبدالقادر دیوان کا کارنامہ ہے. وہ کسی استاد کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ ان کی صحبت کا اثر ہے. میرے لیے ان کا تعارف کرانا مشکل ہے لیکن جب کبھی کوئی میری تقریر یا میری تحریر کی تعریف کہیں کرتا ہے تو میں من ہی من میں ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ سن لیجئے اپنی تعریف. لیکن مجھے افسوس ہے صد حیف یہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے صد حیف یعنی مجھے بہت افسوس ہے کہ اس کے بعد بھی میں اس کو بھولنے لگا ہوں. لیکن یہی جو ہے دنیا کی ریت ہے ایسے ہی دنیا کا کارواں چلتا رہتا ہے. تو یہ جو خاکہ ہے دیوان مرحوم کی یاد میں عبدالقادر دیوان کے بارے میں لکھا ہے شمیم احمد شمیم نے. تو اپنے قلم کے فن سے انہوں نے ان کی شخصیت کو اجاگر کیا ہے. ہمارے سامنے ان کی شخصیت کی تصویر ابھر کے آ جاتی ہے. تو واقعی انہوں نے اپنے قلم کے فن سے ان کو زندہ جاوید بنا دیا. تو میری آپ سب بچوں سے گزارش ہے کہ اس لیسن یہ جو سبق ہے ان کے جو الفاظ معنی جو اس کے ہیں وہ آپ اچھے سے پڑھیں گے اس کو اچھے سے سمجھیں گے. اس کے بعد آپ لیسن اچھے سے پڑھیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو اس کے بعد آپ اس کے آخر میں جو سوالات دیے گئے ہیں ان کی جوابات خود لکھنے کی کوشش کریں گے. پہلے آپ الفاظ معنی اچھے سے سمجھیں گے پھر لیسن اچھے سے پڑھیں گے اور اس کے بعد آخر میں دیے گئے سوالات جو ہیں ان کے خود لکھنے کے جوابات لکھنے کی کوشش کریں گے. تو انشاءاللہ جو اگلا ہمارا ویڈیو ہوگا اس میں ہم دوسرا لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.